इतनी सी बात एक हिंदी उपन्यास है जो वर्ष 2014 में विंसर पब्लिशिंग कंपनी देहरादून द्वारा प्रकाशित किया गया। इतनी सी बात में दो पड़ोसियों की मज़ेदार किस्सा गोई है। इनके बीच मामूली सी बात पर लंबी मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद इन्हें भी इस मुकदमे में मज़ा आने लगता है। कालांतर में इनके जीवन क्रम में एक कन्या शिशु का प्रवेश एक नया ही मोड़ ला देता है। प्रस्तुत उपन्यास कन्या को बोझ समझने जैसी बीमार सोच पर भी प्रहार करता है। यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ पहलुओं पर भी चुटीला व्यंग्य करता है। यह ग्रामीण जीवन शैली का जीवंत दस्तावेज है जो अत्यंत मनोरंजक और भावपूर्ण है। कई बार इतनी सी बात भी बड़ी बात बन जाती है। बस यही जानने के लिए इतनी सी बात को सुनते रहिए। इसमें कुल 27 अध्याय हैं जिन्हें मैं एक एक करके क्रम से प्रस्तुत करूँगा। अब तक आपने सुना कि कैसे तुलसी की पत्नी बीती रात की पिटाई में घायल तुलसी को लेकर सुबह सुबह उलाहना देने ख्याली के घर पर जाकर धमक गई। वहाँ दोनों ही पक्षों के बीच लानत मलामत हुई। इस वाक युद्ध ने ना सिर्फ दोनों मित्रों की भविष्य में संभावित संधि के द्वार बंद कर दिए, बल्कि मुकामी थाने के हल्का सिपाही की पड़ताल के दौरान दोनों ही पक्षों द्वारा दिए गए झूठे बयानों के कारण मामले ने दूसरा ही रूप ले लिया और निरोधात्मक कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो गई। कालांतर में ख्याली के पुत्र का विवाह हो जाने से तुलसी की तुलना में ख्याली की जनशक्ति दोगुनी हो गई थी। अब इसके आगे की कथा अध्याय 3 में सुने। शीर्षक है दाड़िंदे का कहर। तुलसी ने अपने बाड़े में बकरियां पाल रखी थीं। सायंकाल सुरा सेवन के बाद और सोने के पहले वे बकरी का दूध पीते थे। गांव के नीम हकीम ने उन्हें बताया था कि बकरी का दूध पीने से उन्हें निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उनकी बकरियों की दुग्धधार सतत चलती रहे, इसके लिए उन्होंने एक दाड़िंदा बकरा भी पाल रखा था, जिसकी सतत सेवाओं के फलस्वरूप 2-3 बकरियां हमेशा उम्मीद से रहती थीं। इस बकरे के सींग पैने और घुमावदार थे, जिनकी नोकें दाएं बाएं निकली हुई थीं। एक दिन तुलसी बकरियों का दूध दूहकर बाड़े से बाहर निकल रहे थे कि बकरा उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो गुस्से में लग रहा था। उसने शायद उन्हें बकरियों के थन से दूध दूहते हुए देख लिया था। ये हरकत शायद उसे नागवार गुजरी थी। उसने अपने अगले पांव हवा में उठाए और धप से तुलसी पर हमला बोल दिया। तुलसी की धोती उसके सींगों में फंस गई। तुलसी दूध का लोटा छोड़कर भागे, लेकिन बकरा स्थिर हो गया। परिणामिता तुलसी का चीर हरण हो गया। गर्मी के दिन थे, अतः उनका ऊपरी अंग पहले से ही उगाड़ा था। वे यूरेका स्टाइल में चिल्लाते हुए घर की तरफ भागे। ख्याली की बहुरिया इस समय आंगन बुहार रही थी। वह खड़ी होकर इस दौड़ते आर्कमिडीज को कौतूहल से देखने लगी। इसी समय उसकी सास भी बाहर आ गई। उसने देखा कि बहुरिया नंग धड़ंग तुलसी को आंखें फाड़े देख रही है, तो उसने हंगामा मचा दिया। हाय हाय, कैसा कलयुग आ गया है! अब तो बुढ़वे भी कपड़ा खोलकर बहू बेटियों के आगे नाच रहे हैं। हल्ला गुल्ला सुनकर ख्याली भी बाहर आ गए। बीवी ने उन्हें आंखों देखा हाल बयान किया। ख्याली ने देखा कि दाड़िंदा तुलसी की धोती से अपने सींग छुड़ाने के लिए जमीन पर लोटपोट हो रहा है। ख्याली का दिमाग अभी सही दिशा में चलने ही वाला था कि उनकी घरवाली बोली, तुम तो डूब ही मरो। अब ये दिन आ गए हैं कि बुढ़वे अपना कपड़ा खोलकर घर की बहू बेटियों को ले जाएंगे। इसकी आज ही रपट करो। सास ससुर को आपस में उलझता देख बहुरिया घर के भीतर चली गई। ख्याली बोले, ठीक है, तुम जरा नाश्ता करा दो, फिर थाने की ओर निकलता हूँ। घरवाली गुर्राई, यहाँ तो घर की इज्जत लूट रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे, अब इस घर में तब तक चूल्हा नहीं जलेगा जब तक कि थानेदार अपने बेंस से तुलसी की पिछाड़ी नहीं सेंक देगा।
बेचारे तुलसी तो बकरे से प्राण रक्षा के लिए दिगंबर हुए थे, लेकिन ख्याली की घरवाली ने इसे उनके नंग नाच की संज्ञा दे दी थी। मजबूरन ख्याली खाली पेट ही थाने के लिए निकल पड़े। थाने पर दरोगा जी ने पूछा, अब क्या हो गया ख्याली राम? ख्याली धीरे से बोले, साहब, ये तुलसी हमारी बहू बेटियों को देखकर अपनी धोती खोल देता है। दरोगा जी के मानस में दिगंबर तुलसी और उन्हें ताकती बहू बेटियां घूम गईं। वे बोले, उसे साथ लाए हो जिसने ये नज़ारा देखा है? ख्याली ने नहीं में मुंडी हिला दी। दरोगा जी को निराशा हुई। वे बोले, जब खुद तुमने कुछ नहीं देखा तो फिर रिपोर्ट कैसी? जिसने देखा है पहले उससे कहलवाओ, तभी कुछ हो सकता है। ख्याली बोले, साहेब, बहुरिया पेट से है और यहाँ तक नहीं आ पाएगी। दरोगा जी दया दिखाते हुए बोले, ठीक है, हम सिपाही को भेज देंगे, वो हमें रिपोर्ट दे देगा। ख्याली जुबानी जमा खर्च करके वापस आ गए। अगले दिन सिपाही पड़ताल करने गांव में आया। पूछताछ के दौरान ख्याली की बीवी ने तो खुलासा बता दिया कि उसने क्या क्या देखा था, लेकिन बहुरिया इस सवाल पर घूंघट से मुंह ढके खड़ी पाँव के अंगूठे से बस जमीन कुरेदती रही, बोली कुछ भी नहीं। सिपाही समझ गया कि बहुरिया शायद शर्मा रही है, अतः उसने भी ज़्यादा नहीं कुरेदा। बाकी पूछताछ के लिए वह तुलसी के घर पहुंचा। यहाँ तुलसी ने उसे बताया कि वे कैसे मरते मरते बचे थे। वे अगर अपनी धोती के लिए बकरे के पास रुकते तो बकरे के सींग उसका पेट फाड़ देते। यहाँ एक बात तो साफ हो गई थी कि धोती तुलसी के बदन से अलग हुई थी। अब इसकी वजह बकरा रहा हो या तुलसी का लुच्चापन, उसने थाने पे पूरी रिपोर्ट दे दी। इसके फलस्वरूप दोनों पार्टी पर पुनः 107-16 जाब्ता फौजदारी की कार्रवाई हुई। ख्याली और तुलसी पुनः मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। मजिस्ट्रेट साहब ने उनका मुचलका भरवा कर उन्हें पाबंद किया कि तुलसी, आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। उनके चले जाने के बाद सिपाही ने दरोगा जी से शंका प्रकट की, हुजूर, इनकी रंजिश तो पेशतर है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इनमें से एक आध का कत्ल हो जाए। दरोगा जी ताव से बोले, हमारे इलाके में कत्ल हो, हम इसके पहले ही इसका इलाज कर देंगे। दरोगा जी ने उससे पूछा, कत्ल की दफ़ा कौन सी है? सिपाही बोला, सरकार, दफ़ा 302। दरोगा जी बोले, यहाँ अभी कत्ल हुआ नहीं है, लेकिन इसके आसार पूरे हैं, यानी कि आधा कत्ल हो चुका है। तुम ऐसा करो कि इन पर आधे कत्ल की दफ़ा लगाओ। सिपाही अचकचा गया और बोला, कुछ समझा नहीं हुजूर। दरोगा जी बोले, अबे 302 का आधा कितना हुआ? सिपाही बोला, हुजूर 151। दरोगा जी बोले, बिल्कुल ठीक, दोनों सालों को दफ़ा 151 में अंदर कर दो, फिर इनकी 3 पीढ़ियां भी कत्ल के बारे में नहीं सोचेंगी। दरोगा जी के हुक्म का पालन हुआ और अगले ही दिन तुलसी और ख्याली थाने की हवालात में नजर आए। हवालात में दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे थे। इस समय यदि उनके बीच 2 गिलास और 1 बोतल रखवा दी जाती तो आज निश्चित रूप से उनकी दोस्ती फिर से जुड़ जाती। वे अपनी साधना शिला पर ऐसे ही आमने सामने बैठते थे। वहाँ भी उनकी घरवालियाँ नहीं होती थीं। पुलिस ने दोनों को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट साहब ने इन दारूबाजों की बॉडी देखकर इत्मीनान कर लिया कि फ़िलहाल इनमें से कोई भी कत्ल करने लायक नहीं था, अतः उन्होंने ज़मानत दे दी। उन्होंने जामिनान को सख्त हिदायत की कि मुल्जिम हर तारीख पर बाकायदा पेश होंगे। तुलसी और ख्याली ने भी कबूतर की तरह आंखें चमकाकर अपनी मुंडियां हिला दी। उनके गांव से इजलास की दूरी लगभग 5 मील थी। इजलास में तो उन्हें पुलिस लेकर आई थी, लेकिन जमानत के बाद वे अकेले थे। दोनों को एक ही गांव में जाना था, लेकिन उनकी जेबें खाली थीं, अतः गांव तक पैदल चलना उनकी मजबूरी थी। इजलास से तो दोनों आगे पीछे निकले, लेकिन एक सड़क पर एक ही मंजिल की ओर चलते चलते दोनों का आपसी फासला क्रमशः कम होता गया। अंत में वे अगल बगल हो गए। थोड़ी देर तक तो उनमें से कोई कुछ नहीं बोला, फिर अचानक तुलसी की जुबान लपलपाई, क्यों बे ख्याली साले, उस रात हमें दोशूल काहे दिए थे? हमसे क्या घरवाली की हत्या कराना चाह रहे थे? लंबे समय के बाद ख्याली के कानों में तुलसी के दोस्त जैसे बोल पड़े थे,
तुलसी की सुई आज भी वहीं अटकी थी जहां उस रात ख्याली से अलग होते समय थी। ख्याली ने भी पुराने प्रसंग का सिरा थामा और बोले, कैसी बातें कर रहे हो तुलसी? हमने तो तुम्हें भोले बाबा बनाने की बात सोची थी, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारा दोषूल तुम्हारी ही धुलाई कर देगा। वैसे घर जाकर हमने अपनी वाली की भी तो धुलाई की थी। देखा नहीं था कि उस दिन कैसे काली नीली हो रही थी। अब तुम्हारी वाली थोड़ी जबर निकली तो मैं क्या करूं? उसने तो तुम्हारा ही चखना बना दिया था। तुलसी को दोस्त की बात ठीक लगी। ख्याली के जवाब ने उनका मन काफ़ी कुछ साफ कर दिया। तुलसी बोले, फिर तुमने उस दिन सिपाही से ये क्यों कहा था कि तुम्हारी वाली का मुंह हमने फोड़ा था? ख्याली ने भी पलट कर सवाल कर दिया, साले तुम भी तो झूठ बोले थे कि तुम्हारा थोबड़ा हमने सुझाया था। दोस्ती की राह में फैली धुंध साफ होती जा रही थी। उन्हें फिर से एक दूसरे का चेहरा नजर आने लगा था। तुलसी बोले, हमें देवी मैया की कसम है जो हम झूठ बोले। उस दिन हमने जानबूझकर धोती नहीं खोली थी। वो तो साले बकरे ने हमें दौड़ा लिया था। तुम्हारे बाल बच्चे तो हमारे अपने जैसे हैं। ख्याली बोले, हमें मालूम है तुम्हारा दाड़िंदा बहुत मरखना है। वो साला कई बार हमें भी दौड़ा चुका है। हमने तो उसे उसी दिन तुम्हारी धोती में लोट-पोट होते देख लिया था। बातें परत दर परत साफ होती जा रही थीं। अभी तक दोनों को अपनी दुश्मनी की बाबत कोई माकूल वजह नज़र नहीं आई थी। तुलसी सड़क पर ठिठक कर खड़े हो गए और बोले, फिर साले हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? जवाब में ख्याली ने आंखें मटकाकर भजन गुनगुनाया, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। ख्याली के जवाब ने तुलसी के ज्ञान चक्षु खोल दिए। उन्होंने तत्काल वचनों द्वारा घरवाली की माता का स्मरण किया। ख्याली ने भी अपनी सास के लिए तुलसी की तरह ही कुछ विचार व्यक्त किए। दोनों समझ गए थे कि उनकी घरवालियों ने ही उनकी दोस्ती में नींबू निचोड़ा था। उन्हें आपस में लड़ाकर वे अब मज़े ले रही थीं। उनकी साधना शिला उनकी घरवालियों के कारण ही सूखी और सूनी थी। पहले शिला पर जहाँ वे पूजन के रूप में रोज़ सुरा की पतली धार गिराते थे, वहाँ आज पक्षी बीट कर रहे थे। गलतफहमी का कोहरा छट चुका था और पुनः उनके नेत्रों से प्रेम छलकने लगा था। ख्याली ने मित्र के लिए बाहें फैला दी। तुलसी भी होली मिलन की मुद्रा में आ गए। इस भरत मिलाप के संपन्न होते ही दोनों ने अपनी घरवालियों और पुलिस को स्वरचित्र विशेषणों से विभूषित करके अपना कलेजा ठंडा किया। आधा रास्ता तय हो गया था। सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हो रहे थे। यह पहली धार का प्रसाद ग्रहण करने का समय था। लेकिन अफसोस कि आज दोनों की जेबें खाली थीं। दोनों शुष्क कंठ लिए चले जा रहे थे। गांव से थाने जाते समय तो वे दुश्मन थे, लेकिन वापसी में गलवैयां डाले थे। अरसे बाद मित्र को मित्र का साथ मिला था। दोनों विभोर थे। ख्याली खोए खोए से बोले, चिंता मत करो तुलसी, अगर आज अंटी में पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? अपन लोग नदी वाले रास्ते से चलेंगे। वहाँ साले मल्लाह दारू भट्टी जलाते हैं। आज वहीं से उधार लेंगे। तुलसी ने सहमति में सिर हिलाया और चाल तेज कर दी। ख्याली भी उनके साथ कदम मिलाने लगे। नदी किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच दूर कछार में धुएं की एक लकीर सी उठ रही थी। वे उसी ओर निशाना साधकर चल दिए। ख्याली और तुलसी का झगड़ा जग जाहिर था। लोग समझते थे कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। मल्लाह भी इस बात से वाकिफ थे। ख्याली बोले, तुलसी तुम यहीं रुको, हम इन सालों से अभी एक बोतल झटक कर लाते हैं। इसके बाद जवाब का इंतजार किए बिना ख्याली अपने हाथों से घास हटाते हुए कछार में ओझल हो गए। शीघ्र ही वे शराब उतारते मल्लाहों के बीच पहुंच गए। उन्हें देखकर मल्लाह चौंके। उनमें से एक बोला, अरे ख्याली राम जी, यहाँ कहाँ? ख्याली गुर्रा कर बोले, सीधा थाने से आ रहा हूँ। दरोगा कह रहा था कि आजकल साले मल्लाहों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। जल्दी ही किसी दिन इनकी भट्टी में मूतना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनकर मल्लाहों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे निकट आकर बोले, कहीं आज तो नहीं आ रहे हैं? ख्याली बोले, आ तो आज ही रहे थे, मगर हमने उनसे कह दिया कि सरकार मल्लाह अब सुधर गए और सबके सब अब बकरी का दूध पीते हैं। दारू को तो अब वे मूत समान समझते हैं। ख्याली के वचन सुनकर मल्लाहों की आंखें उनके प्रति श्रद्धा से भर गईं। उनमें से एक कछार के ढाल की तरफ दौड़ गया और वहां झाड़ी में छिपे दारू स्टॉक से एक बोतल लेकर आ गया।
बोतल अभी भी गुनगुनी थी। उसने ख्याली को बोतल थमाई और प्रणाम किया। सारी कार्रवाई एक मूक फिल्म की तरह चली। दोनों पक्ष एक दूसरे को भली भांति समझ रहे थे। ख्याली ने अपनी मूत वाली उपमा भूलकर दारू की बोतल कुर्ते के नीचे छुपा ली और फिर दोनों हाथों से धोती संभालकर पुनः कछार में गायब हो गए। तुलसी अभी तक वहीं खड़े हुए चारों तरफ चक्कर मकर देख रहे थे। जैसे ही ख्याली झाड़ियों के बीच से प्रकट हुए, तुलसी ने उन पर सवालिया नजर डाली। जवाब में ख्याली ने उन्हें कुर्ते के भीतर से बोतल निकाल कर दिखा दी। बोतल का दर्शन पाकर तुलसी निहाल हो गए। हर्षातिरेक में उन्होंने ख्याली की कौली भर ली। वे बोले, ख्याली यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ साले मच्छर बहुत हैं। उनका हाथ तेजी से उनकी धोती में अगाड़ी पिछाड़ी चल रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्होंने लघुशंका करने का दुस्साहस किया था। इस दौरान मच्छरों ने भी अपना काम कर दिया था। वे गांव वापसी वाले रास्ते पर आ गए। हल्का अंधेरा होने लगा था। गांव निकट आने पर उनके कदम खुद ब खुद साधना शिला की ओर मुड़ गए। अपने पुराने अड्डे पर आकर ख्याली ने बोतल खोली, फिर थोड़ी सी सुरा हथेली में लेकर शिला पे छिड़की और इसके कुछ छींटे एक दूसरे पर डालकर पवित्रा पवित्र किया। उनके इस प्रारंभिक अनुष्ठान ने फिजा में देशी सुरा की गंध भर दी। आज यहाँ गिलास नहीं थे, अतः ख्याली ने खुली हुई बोतल तुलसी की तरफ बढ़ा दी। ख्याली का प्रेम देखकर तुलसी की आंखें डबडबाईं। उन्होंने अपने हाथ में बोतल लेकर इसका पहला घूंट ख्याली को पिलाया, फिर दूसरे से अपना गला तर किया। देशी सुरा ने अंदर जाकर उनके मन के बचे खुचे कलुष का भी प्रक्षालन कर दिया। इसके बाद वे साधना शिला पर पलथी मारकर आमने सामने बैठ गए। बोतल बारी बारी उनके ओंठों से लगने लगी। उनकी सुबह तो थाने की जिल्लत से शुरू हुई थी, लेकिन शाम रंगीन हो गई थी। आज चखने का भी अभाव था, लेकिन इसकी चिंता किसे थी। दोनों ने घूंट घूंट करके 3/4 बोतल खाली कर दी। सुरा उनके खाली पेट से होकर दिमाग तक पहुंच गई और जब उनके दिमाग खुले तो फिर चिंतन मनन भी प्रारंभ हो गया। ख्याली बोले, सुबह तक तो गांव में सबको यही मालूम था कि हमारी कुट्टी है, लेकिन कल जब हमें गलबहियाँ डाले देखेंगे तो ये क्या सोचेंगे। तुलसी गांव वालों की माँ के लिए कुछ कहते कहते रुक गए। फिर वे थोड़ा सोच कर बोले, इनके सामने कुट्टी ही बनी रहने दो, नहीं तो फिर साले हमारी दोस्ती को नज़र लगा देंगे। हम लोग रोज़ सूरज डूबने के टाइम यहीं मिला करेंगे। ख्याली भी उनसे सहमत दिखे। वे बैल की तरह सिर ऊपर नीचे हिलाकर बोले, ठीक कहते हो यार, रंजिश बनी रहने से सिपाही भी गांव में आता जाता रहता है, थोड़ी रौनक बनी रहती है। अपने अलावा तो किसी और के घर में कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं हुई है। अपने गांव का कम से कम एक मुकदमा तो चलना ही चाहिए। इजलास में जब अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम भी पुकारा जाता है तो कानों को कितना अच्छा लगता है ना। तुलसी भी पूरी तरह सहमत थे। अंततः गांव की इज्जत की खातिर उन्होंने अपने इकलौते मुकदमे को जिंदा रखने का फैसला कर लिया। बोतल चूंकि खाली हो चुकी थी, अतः इसकी अंतिम बूंदों को ओंठों से खींचने पर अब इससे सीटी बजने लगी थी। इसके फूटने का टाइम आ गया था। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हुए। फिर ख्याली ने बोतल उठाई और हाथ घुमाकर नीचे घाटी में फेंक दी। तुलसी ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, मानो ख्याली ने नीचे बोतल नहीं बल्कि बम फेंका हो। इतने में बोतल फूटने की छनाकेदार आवाज़ आई। उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी। इस कार्रवाई को वे टोटके की तरह हर बार करते थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने घरों की ओर रवानगी डाल दी। दोराहा आने पर वे अपने अपने घर की ओर मुड़ गए। तुलसी की घरवाली को उनकी इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी, अतः उसने उनके लिए खाना नहीं बनाया था। इधर तुलसी का पेट भूख से कड़कड़ा रहा था। वे आग बबूला हो गए और बोले, खुद तो गले तक ठूंस कर बैठी है और मेरे लिए एक सूखी रोटी तक नहीं रखी। वह बोली, मुझे क्या पता था कि तुम आज ही छूट जाओगे, मैं अभी रोटियां थोपे देती हूँ। तुलसी के दिमाग में तो मसालेदार मछलियाँ तैर रही थीं, लेकिन यहाँ रोटियों के भी लाले थे। लगभग यही हाल ख्याली का भी हुआ। अंधेरे आंगन में डगमगाते हुए ख्याली को देखकर पहले तो उनकी घरवाली ने समझा कि ये कोई भूत है, लेकिन जब उन्होंने उनका स्वर पहचाना तब समझी कि ये तो उनके प्राणनाथ थे। ख्याली सुबह से भूखे थे। उनकी रसोई में भी खाने को कुछ नहीं था। उनकी घरवाली को भी उनकी इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी। ख्याली को एकाएक याद आया कि इसी ठगनी माया के चक्कर में
तो वे इतने दिनों तक अपने यार से दूर रहे थे। उन्होंने तत्काल अपनी ठगनी माया की कुटम्मत शुरू कर दी। घर में हाय तौबा मच गई। ख्याली के घर का कोहराम कानों में पड़ते ही भूखे तुलसी भी जलाल में आ गए और वे भी अपनी पाणी ग्रहित ठगनी को ढूंढने लगे। उन्होंने दोस्ती की राह के इस कांटे को आज उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया था। गांव वालों को तो आज बहुत दिनों के बाद इन दोनों घरों से एक साथ हू सुनने को मिली। दूर जंगल के सियार भी उत्साहित होकर इस रुदन में अपने सुर मिलाने लगे। इसके बाद पिटी हुई ठगनियों ने भी अपने प्राणनाथों को भूखा सुलाया।